नमस्कार दोस्तों, देश रीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उस्मान गानी जी जुड़ रहे हैं। अभी तक ये बीकानेर के बीजेपी अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष थे, अभी नहीं हैं। 15-18 साल लगभग बीजेपी के साथ जुड़े रहे, लेकिन पार्टी ने इन्हें अब 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। सही कह रहे हैं सर? जी, दुरुस्त फरमाया आपने। जी सर। तो क्या दुख है, गुस्सा है, दुख है, क्या है? दुख होता है, 20 साल हमने जिस पार्टी को साथ दिया, थोड़ा तकलीफ दे होता है। उसको इस तरीके से छोड़ के एक दिन में छोड़ के आ जाना थोड़ा मुश्किल भरा होता है। आप बहुत शॉर्ट में जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा कहानी है। परमिशन की कहानी भी बहुत शॉर्ट है, टाइम नहीं लग पाया। बट आपका काम जो है, आपका संघर्ष जो है मैदान पर बीजेपी के लिए जो आपने काम किया, वो काफ़ी लंबा है। 15-18 साल कम नहीं होता है। ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा आपने दिया है। और आज जो है, आज क्या सबसे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि 19 तारीख को बीकानेर में वोटिंग हो चुका है। आपने जो है बीजेपी के लिए तमाम वोट, मुस्लिम वोट इकट्ठा किया और वो बीजेपी को जा चुका है, बीजेपी के लिए जो पेटी में बंद है। और अब आप खुद, जिसने वोट लाया वो अब खुद पार्टी से बाहर है। तो जाहिर तौर पर कहने को बहुत सारी बातें होंगी। मैं चाहूँगा कि आप दिल खोलकर अपनी बात कहें। नहीं, मैं पार्टी में जब तक हूँ तब तक मेरा फर्ज है वोट लेकर के आना। उसमें ऐसा नहीं है कि 19 तारीख चली तो अब यूज एंड थ्रो वाला ऐसा कुछ मामला हो गया। वो एक इंसिडेंट था और इंसिडेंट के बाद में क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, तो उसमें कोई बहुत अलग चीज नहीं है। वो उसको नहीं, उस मैं चीज से उससे जो कोरिलेट करना ठीक नहीं तो है। क्या आप ये कहेंगे कि पिछले 15-18 साल में आपने ऐसी कोई बात पार्टी के अंदर नहीं कही, पार्टी के लोगों से नहीं कही कि यार ऐसे धर्म पे लेके बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बातें तो रोज होती है, हर कुछ दिन पे होती है। जब भी कोई फ्रिंज एलिमेंट्स इस तरीके की कहानी कहता है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं पार्टी के अंदर भी, पार्टी के फॉर्म में भी। ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे चुनाव कैंपेन स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है तभी बात नहीं हुआ था, तभी भी इस तरह की बातें स्टार्ट हो गई। और राजस्थान में तो अक्सर हो जाता है, विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, होता है। तो तभी भी ये बातें हुई होंगी, आपने विरोध किया होगा। तो जो पार्टी की इकाई है वहाँ पर जो लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने तभी तो ये एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझी। नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम में वो नेशनल फ्रेम पे नहीं आ पाती चीजें, तो एक वीडियो दिल्ली के कन्नॉट पैलेस से छोटा सा क्लिप वायरल होता है और इस पे इतना एक्शन ले लेना, ये तो इत्तेफाक ही नहीं हो सकता ना। पार्टी का अपना निर्णय है। जब उसको लगा कि नहीं मैंने शायद कुछ गलत बोला है, तो उन्होंने एक्शन लिया, उसका मुझे कोई मलाल नहीं। उसका कोई मलाल नहीं है आपको, ठीक है? बात बोली, मुझे ऐसा लगता है मैंने सच बोला, और एक गलत बात को रोकना मेरा फर्ज भी है, चाहे वो किसी कम्युनिटी की हो। मैं किसी एक धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे साथ सैकड़ों लोग हिंदू जुड़े हुए हैं, सैकड़ों सिख जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हर कम्युनिटी का प्यार रहता है, और हम धर्म में कभी विश्वास नहीं करते। आप मेरी फेसबुक स्क्रॉल करोगे तो उसमें पाओगे, जब हिंदू धर्म यात्रा निकलती है तो हजारों हजारों हिंदू हमारे से उतने स्नेह और प्यार से मिलते हैं, जैसे एक आपका सगा भाई मिल रहा हो। तो मैं किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी भी कम्युनिटी के लिए अगर कोई गलत बात कहेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, और उस विरोध की अगर सजा मुझे इस रूप में मिलेगी तो मुझे स्वीकार है। मैं पूरे डिटेल में बाकी बातें भी और ये तमाम बातें होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस बात से ये विवाद स्टार्ट हुआ, जो मोदी जी का जो बयान आया, वो बयान पहले हम लोग सुन ले, जनता भी सुन ले, जो दर्शक है वो भी सुन ले। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे, और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। ठीक है सर, आपने वो वीडियो देखा। अब मुझे ये बताइए कि इस वीडियो में आपको तकलीफ कहाँ हुई, किस बात से इतना तकलीफ हुआ आपको? मैं राजनीतिक आदमी हूं, मुझे ऐसे बयान से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होती नहीं है।
आवाम जो सुनती है, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो मुझे वोट देते हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है। उनका डायरेक्टली वो ये ले लेना मन पे कि यार ये नक्सलवादी, अर्बन और घुसपैठ ये सब मुसलमानों को तो नहीं बोला गया, ये हमारी कौम को तो नहीं बोला गया। इस तरीके से उनके प्रश्न होते हैं मेरे सामने। हम आपको वैसे आपके फेथ पे वोट देते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी जब इस तरीके की बातें करेगी तो हम कैसे वोट दें? आपको आपने तो हमारा वोट भी ले लिया। 19 से पहले तक की बात थी ये। 19 के बाद लोगों का एक क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था, मैं क्या सैटिस्फाई जवाब दूँ अपने वोटर्स को, अपने साथियों को, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको। नहीं तो क्या उसी जो देर क्या मेरी आप पत्रकार साहब जो आते हैं, रोज़ सेम क्वेश्चन करते हैं, तो वो भावनाएँ मेरी उसमें निकल गई। तो नहीं, आपने कहा कि वोटर्स पूछते हैं कि क्या मुस्लिम को कहा गया ये बातें। अब आप अपने दिल की बात कहिए कि क्या ये बात मोदी जी ने मुस्लिमों को कहा या नहीं कहा? इशारा उनका मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ही है, तो कहा ही है वो। इसलिए बात को आपको कैसे दुख घुमा हुआ। लो, अंततः रिजल्ट वही पहुँच रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका जवाब था, ये था आपका जवाब एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर। लेकिन एक आम जनता के तौर पे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, मोदी जी के बयान को सुनते हैं, जो 10 साल तक भारत जैसे विशाल देश का नेतृत्व किया जिन्होंने, वो आज जब वोट मांगने जा रहे हैं काम करने के बाद, तो वो इस तरह की बयान कर रहे हैं कि वो आपके मंगलसूत्र भिजवा देंगे, आपके मुस्लिमों को दे देंगे सारा पैसा। ये कैसा लगता है एक, अगर आप वोटर के तौर पर देखें तो? यही पीड़ा मैंने व्यक्त की है, जो वोटर की पीड़ा, वही पीड़ा मैंने अपने उस इंटरव्यू में कहा है, जिसके आधार पे मेरे पे कार्रवाई की गई कि इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब जब आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया है, तो आपके पास कॉल आ रहे हैं, लोगों के कॉल आ रहे हैं, या आपके समर्थक जो हैं, या फिर पार्टी में और भी और ये बड़ा इत्तेफाक है, जब बाकी मैं में अध्यक्ष जो था तो लोगों का इतना प्यार नहीं था मेरे साथ में, जितना अध्यक्ष से हटने के बाद बहुत बहुत सारा प्यार आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को कि आपने एक हक बात उठाई है, उस हक बात के लिए मतलब खाली मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम ऐसे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि ठीक है, आपने राइट टाइम पे राइट बात कही है। तो ये अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, कम से कम सुकून भरा है कि एटलीस्ट इस जी, हिंदुस्तान की फ़िज़ा में अभी भी मैं भी इस इतनी बात मोहब्बत को है कि लोग एक-दूसरे को अभी सपोर्ट करते हैं। मैं भी इस बात को इस तरह से देखता हूँ कि अभी भी देश में उसके लिए बिल्कुल बहुत जगह है, बहुत प्यार है, जो पैसे और पद को पीछे रख के अपनी ज़मीर को आगे रखते हैं कि कम से कम जो सही है, जो गलत है, वो कहने की हिम्मत रखते हैं। इसके लिए मैं भी आपकी सराहना करता हूँ। आपने जिक्र किया कि जनता आपसे, जब आप वोट मांगने जाते हैं, बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा करने जाते थे, अब तो नहीं, अभी भी गए जब, तो किस तरह का प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, किस तरह के सवाल होते हैं जनता के? अमूमन तो जो फ्रिंज एलिमेंट्स मुस्लिम विरोधी बयान देते रहते हैं समय-समय पर हमारी पार्टी की तरफ से, उन्हीं के क्वेश्चन होते हैं नहीं, और माइनॉरिटीज़ में जब फ्रिंज मांगते हैं तो एलिमेंट उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जी, फ्रिंज एलिमेंट आप कह दें तो ये छोटा मोटा बहुत हल्का शब्द हो जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ, एज खबर की दुनिया में जितना मैं देखता हूँ, बीजेपी के बड़े बड़े नेता अक्सर इस तरह के बयान देते हैं। अगर आप कह लें कि मोदी जी ने एक बार ऐसा बोल दिया, शायद ऐसा नहीं है, लगातार इस तरह का बयानबाजी आता है। और मुस्लिमों को अगर अलग भी कर दिया जाए तो क्योंकि वो एक कौम के, एक देश के नेता हैं, वो अगर 10-20% मुस्लिमों की बात करते हैं, कर दिए भाषणों में, तो वो हटा भी दिया जाए तो 80% उनका हिंदू पे बात रहता है। हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदू ये हो जाओ, हिंदू को बजरंग बली, तो ये राम जी, तो तमाम बातें रहती है। तो क्या इससे निराशा नहीं होती है आपको पार्टी में रहते हुए निराशा नहीं होती कि ये शायद काम की बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता? एज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी सब तकलीफ दे रहता है मेरे लिए, लेकिन चूँकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पला हूँ, बड़ा हूँ और 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं राजनीति के ज़रूरी एलिमेंट भी समझता हूँ कि भई वोट ही अंतिम दोहन जो है वोट से ही होगा। जब पेटियाँ खुलेगी, वोट आएँगे तभी होंगे। तो उन चीज़ों से हमें कुछ फ़ायदा होता है, तो वो पॉलिटिकल सिनेरियो में ठीक है, एक लेवल तक ठीक है। लेकिन बतौर मुखिया अगर आप इस तरीके की बात करते हैं, तो थोड़ा तकलीफ़देह ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में भी। और कितना हेल्प कर पाते थे जब आप पार्टी में थे? तो आप जब ज़मीन पे काम कर रहे हैं, मुस्लिमों का वोट इकट्ठा करने में बीजेपी के लिए, कितना असरदार होता था आपका काम? मैं एक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ता काम करते हैं और टोटल जो वोट परसेंट देखें, तो 8 से 10% के आस-पास बीजेपी को वोट मिलता है मुसलमान का। ये सब कुछ घटनाक्रम, ये सब सिनेरियो होने के बावजूद भी मुसलमान 8 से 10% वोट देता है। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता जाते होंगे, जोड़ते होंगे लोगों को, तभी मिल पाता है, वरना कैसे पॉसिबल है ये? अगला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आप पार्टी में नहीं हैं, अब आप बीजेपी के साथ नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आलोचना झेलने में
डरती है, थोड़ा डर लगता है उनको, आलोचना उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है? जब हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो आलोचना भी हमें ही झेलनी है। अगर डर रहे हैं तो नहीं डरना चाहिए। आलोचना करेंगे, पब्लिक का काम है, पब्लिक करेगी आलोचना। अगर हम किसी काम पे फेलियर होंगे या हम अच्छा कर भी देंगे, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परफेक्ट काम होने के बाद भी कमी निकालेंगे। तो हमें उसके लिए तत्पर रहना, तैयार रहना है। बोलेगी पब्लिक। नहीं, ये चीज खुले तौर पे पार्टी के अंदर देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपका ये किस्सा हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तमाम आप अगर 2014 से पहले की बीजेपी, 2014 के बाद की बीजेपी, उसमें देखेंगे तो अभी जो शीर्ष नेतृत्व है कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सब ढह चुका है। आप देखें कि बड़े से बड़े नेता जो अपना वजूद रखते थे, वो भी अब उनको भी अब बस मोदी जी के नाम पे वोट मांगना पड़ता है। एक मोदी जी का नाम रह गया है, बाकी सब ढह चुका है। अगर पार्टी के अंदर रहना है तो आपको मोदी मोदी करना होगा। मैं इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। पार्टियां क्या है, इंसान आते हैं चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से तो है नहीं, 1981 के 89 के आसपास से चल रही है। तो बहुत सारे लोग आएंगे चले जाएंगे, शीर्ष पर कोई नहीं रहता, हर किसी का ढलान आता है। ठीक है, मोदी जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, वो स्वीकार्य है। लेकिन पार्टी पार्टी होती है, व्यक्ति से पार्टी नहीं बड़ी नहीं होती। व्यक्ति का कद छोटा है, पार्टी हमेशा बड़ी रहेगी। ऐसा सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं है, पार्टी के विपक्षियों के साथ भी है। जो भी मोदी जी के खिलाफ का अगर तीखी आलोचना कर दे तो तय हो जाता है, लगभग देखा जाता है कि उसके खिलाफ भी ईडी सीबीआई का एक्शन तेज हो जाता है। आप इस बात को मानेंगे? हाँ, कुछ हद तक मैं मानता हूँ इस बात। कुछ हद तक मानते हैं। मानना भी चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हर सरकार ईडी सीबीआई को हर सरकार इस्तेमाल करती आई है। ये कोई नया एलिमेंट नहीं है। हम हो सकता है थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, तो कम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि आज के दौर से शुरू हुआ, ये बहुत दिन से सरकारी संस्थान को ऐसा नहीं। बिल्कुल हो सकता है, ये होता रहा है। पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकारों में भी होता रहा है, एजेंसियों का इस्तेमाल होता रहा है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पुराना दौर था उसमें ये होता था कि जब कोई किसी बड़े नाम को दबाना हो, रोकना हो, किसी चीज़ को, उस पर एक्शन तेज हो जाता था। अभी क्या है कि छोटे से लेके बड़े तक किसी ने भी मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया या ज़्यादा तेज होने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए पूर्ण रूप से ईडी सीबीआई जितनी भी एजेंसियां पूर्ण रूप से लगी होती है। ये अब रिपोर्ट्स भी कहती हैं, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी जिस लगभग 25 विपक्षी नेता, रिपोर्ट कहती है कि 25 विपक्षी नेताओं पे आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार का, जिसमें से 23 ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब वो साफ है। कुछ कहिए कि कुछ चीजों पर रिलीफ मिलता है। राजनीति है तो इसमें सब चीजें साथ लेके चलनी पड़ती, चलना पड़ता है। ठीक है, वो इस बात को भी आपने माना। अब अगला सवाल पे आते हैं कि आपका अब अगला प्लान है क्या? मतलब अब तो जो 18 साल का मेहनत था उससे, पार्टी से अब आप बाहर हैं, तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी मैं बीकानेर जाऊंगा तो साथियों के साथ मिलूंगा, बैठ के चर्चा होगी, मंथन होगी, क्या करना है। राजनीतिक आदमी राजनीति करेंगे या कोई सामाजिक संगठन चलाना है, तो उस हिसाब से देखते हैं, सोच विचार के फिर कोई नया कदम उठाया जाए। अगर, क्योंकि अब आप बीजेपी पार्टी से बाहर है, आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। जैसा जो बात आप कहते हैं कि पार्टी में रहते हैं तो बहुत कुछ अनुशासन के तहत सहना पड़ता है या रुकना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है और हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में होता है। तो अब आप पार्टी से बाहर हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी सरकार में कौन सी ऐसी 2-3 खामियां हैं, 2-4 खामियां हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो शायद नहीं होता तो बेस्ट पार्टी बनकर आती, शायद कांग्रेस दूर दूर तक आसपास खड़ी नहीं हो पाती, वो 2-3 खामियां क्या रही होंगी, वो आप बताएं। पहला एलिमेंट तो मुझे ये धार्मिक भेदभाव वाला ही लगता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लगता है यही है। बीजेपी को ऐसा लगता है शायद किससे वोट आ रहे हैं, लेकिन क्या इस थ्योरी पे हम लंबे टाइम तक वोट नहीं ले पाते। इस थ्योरी पे अगर हम हर बार जोर लगाएंगे तो हर बार हमें उतनी ही संघर्ष करना पड़ेगा। जब धर्म की राजनीति करना शुरू करेंगे तो हर बार एक नए सिरे से उस जलती हुई आग में फिर घी डालना ही पड़ेगा हमारे को। ये मुल्क क्या है, किसी एक इंसान या एक धर्म इस तरीके के लोगों का नहीं है, विविधताओं वाला देश है। तो इस मुल्क को चलाने के लिए हमें उन सभी विविधताओं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर एक पार्ट को लेके चलना पड़ेगा।
इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी तो मुझे नहीं लगता 50, 60 साल, 70 साल तक उसको कोई सत्ता से हटा पाएगा। और सिर्फ इसी तरीके के हम एलिमेंट्स करके चलते रहेंगे, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया और किसी को सीबीआई भेज दो, किसी को ईडी भेज दो, तो मुझे नहीं लगता 5-10 साल से ज्यादा और सत्ता आ पाएगी। ये एक बात थी, एक बात है बस। मैं चाहता हूं कि आप 2-3 खामियां बताएं। हर पार्टी में 2-3 कमी तो होगी ही। ये तो अंदर रख के भी आपने महसूस किया होगा, सिर्फ जाति धर्म वाला तो सिस्टम नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक बात तो नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जो अपने स्थापित नाम है, जो बड़े नाम है, उन नामों को साथ लेके चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी सिर्फ कुछ 1-2 लोगों की आइडियोलॉजी पे ला करके उसको खुद चलाना चाह रही है और बाकी स्टेट वाइज जहाँ भी जो सीनियर मुख्यमंत्री है या कुछ इस तरीके के लोग रहे उनको हटा दे रही है। तो मेरे हिसाब से या कोई सीनियर लीडर है उनको हटा करके नए चेहरों को मौका दे रही है। तो नए चेहरों को आप मौका दीजिए, बेशक मौका दीजिए, सियासत में नए लोग आने चाहिए, लेकिन उनका एक स्थान तय किया जाए कि उनको कहाँ से लड़ाया जाए, उस नए बंदे को कैसे स्थापित किया जाए। अगर काबिल बंदा है तो उसको किसी नई सीट से लेकर आया जाए, ना कि किसी स्थापित आदमी को लाके उसके लिए लड़ाया जाए चुनाव। मैं आपके बात को थोड़ा सीधा कर देता हूँ। आप कह रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता जिस तरह से वो बड़े होते जाते हैं, बड़ा नाम होता जाता है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है और 1-2 व्यक्ति के केंद्रित होकर, उनके विचारों से केंद्रित होकर पूरी पार्टी चलाने की कोशिश की जा रही है। यस, जो सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है प्रधानमंत्री जी, अभी यहाँ पर लोकसभा में इस तरह की बातें, लोकसभा चुनाव में जो अभी ये भाषण जो बात रखी, जिस पे आपने दुख जताया, इससे पहले अगर आप कुछ ले चले विधानसभा चुनाव राजस्थान में भी उन्होंने कन्हैया लाल का जो केस था उस काफ़ी पुराना हो चुका था, लेकिन चुनाव में फिर से उन्होंने उसको छेड़ा और जाहिर तौर पर बात साफ था कि क्यों मोदी जी उसको छेड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं तो इसी अपने वक्तव्य पे कायम हूँ ना, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो एक दुर्घटना थी वो घटित हो गई, उसको खत्म करके प्यार मोहब्बत और इस मुल्क को कैसे आगे ले जा सके, इस बात पे हमें आगे चलना चाहिए। नफरत और विकास एक साथ नहीं चल सकते, पंचर हो जाएगा हमारे विकास का पहिया। 2 मिनट, 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट में शॉर्ट में आप जवाब देते। विकास किस तरह से मानते हैं, क्या विकास हुआ है देश में, किन विकास की पे आप बोलते हैं बीजेपी सरकार विकास का काम? कुछ बन रहा है, रोड के अच्छे काम हुए हिंदुस्तान में और संचार माध्यमों का सुधार हुआ है, डेवलपमेंट के काम भी हुआ है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज एक पब्लिक ओपिनियन में असम में एक व्यक्ति ने बोला, हेमंत विश्व शर्मा का भाई था, कजन ब्रदर था, उसने कहा कि अगर आप असम आएंगे तो सिर्फ हाईवे दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये जो है लीगलाइज करप्शन है, क्योंकि इसमें करप्शन कर सकते हैं, इधर से टेंडर दो, उधर से चंदा लो। क्या ये वाला सिस्टम नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा विकास है। आप देखिए, बाकी बेरोजगारी में विकास नहीं है, आप भी मानते होंगे। बेरोजगारी दर बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, सब कुछ बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ गया देश का, लेकिन विकास सिर्फ हो रहा है। आप भी मानेंगे कि सड़कों का विकास हो रहा है। हर कोई पूछो विकास किस पे हो रहा है, तो सड़क में विकास हो रहा है। तो सड़क में विकास का तो ये भी रीजन हो सकता है जी। तो आप मानते हैं नहीं कि राजनीति डेवलपमेंट हो रहा है, इसको क्या इस नजरिए से मतलब इसमें करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब चीजें एक सेकंड पार्ट है, जो उसका क्या कहते हैं अतिरिक्त प्रभार है, वो चलता रहता है ना, वो चल लेती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।